एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर अड्डा में। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं लेके आ चुका हूँ RRB NTPC का पार्ट 4, जो बेस्ट MCQ हम 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसका मैं आपको पूरा डिटेल से अध्ययन कराऊंगा क्वेश्चन का। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल चुके। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो भारत में पहली बार जो यूरोपीय बस्ती है ना, वो किस स्थान पर स्थापित की गई थी? वो कोच्चि में की गई थी। ठीक है, कहां पे की गई थी? वो कोच्चि में स्थापित की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो इनमें से कौन सा राज्य था जिसने अंग्रेजों को मुक्त फरमान जारी किया व्यापार करने के लिए? तो कौन सा था? गोलकुंडा। कौन था? गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा। कब? ये 1632 में ना अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का फरमान प्राप्त हुआ, और इसके लिए शुल्क 500 पेगोडा प्रतिवर्ष था। मतलब जो अंग्रेज है ना, अंग्रेजों को ना, जो गोलकुंडा राज्य था, वो उनको क्या कि मुक्त व्यापार करने के लिए फरमान जारी हो, लेकिन उनको क्या इसके लिए शुल्क के लिए क्या मांगा? 500 पेगोडा। ठीक है, 500 पेगोडा मांगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातरज का उपयोग किसके लिए, यानी जो कातरज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? जो कातरज व्यवस्था थी उसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो किसके द्वारा किया जाता था? ये पुर्तगालियों के द्वारा कातरज व्यवस्था का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये अब जानते कि ये कातरज व्यवस्था क्या है। तो कातरज व्यवस्था का संबंध है ना पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री व्यापार के जारी किए गए व्यापार का लाइसेंस था। ठीक है, जो 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की। तो क्या जो कातरज व्यवस्था थी ना, ये क्या थी कि इसमें ना जो समुद्री व्यापार होता है ना, उसमें जो भी जहाज जाएगा तो उनका टोल टैक्स लगा था। ठीक है, जो अभी हाल ही में हमारे लगता है वैसे टोल टैक्स होता है, वैसे भी इन जहाजों का क्या लगता था? तो टोल टैक्स था। तो उन्हीं को क्या बोलते थे? कातरज व्यवस्था। लेकिन अंग्रेजों ने भी 20वीं शताब्दी में स्टार्ट की थी, उसको क्या बोलते हैं? नवी सर्ट बोलते हैं। ठीक है, नवी सर्ट। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? जो 1896 का अधिवेशन हुआ किसके लिए विख्यात है? ये किसके लिए विख्यात है? तो ये क्या है कि इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया। क्या किया गया? पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया। 1896 के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया। ठीक है, इसमें क्या कि 1896 में पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत के राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को गाया गया। और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद से लिया गया है। तो वंदे मातरम किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और किससे? इनके उपन्यास आनंद से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ का अंश है, आनंद मठ का अंश है। और यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा। यह 1937 तक भारत का क्या रहा? राष्ट्रीय गान रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? तो बक्सर की जो लड़ाई है वो ईस्ट इंडिया की कंपनी ना, वो किसके साथ लड़ी थी? किसके साथ लड़ी थी? ये मीर कासिम के साथ लड़ी थी। ठीक है, किसके साथ? मीर कासिम के साथ बक्सर की लड़ाई हुई। तो हम जानते हैं बक्सर की लड़ाई के बारे में डिटेल। तो बक्सर की लड़ाई है ना 22 अक्टूबर 1764 को होती है। बक्सर की लड़ाई कब होती है? 22 अक्टूबर 1764 को होती है। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मीर कासिम, ठीक है, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई। लेकिन इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। और इसमें क्या होती है कि इन तीनों की हार होती है और हेक्टर मुनरो जीत जाता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ये शाह आलम है ना, जो ये अंग्रेजों से पेंशन पाने वाला पहला व्यक्ति है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का
मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है ना, वो किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या भारतीय पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछ ले तो भी क्या आएगा? वुड्स मैग्ना कार्टा आएगा। ठीक है, वुड्स मैग्ना कार्टा। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं पूरे डिटेल से। सर चार्ल्स वुड जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, जब ये क्या जो चार्ल्स वुड है ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी ना उसके अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी का एक प्रेषण भेजा, मतलब एक पत्र भेजा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। जो प्राथमिक जो लेवल के स्कूल होती है उनमें जो अपनी मातृभाषा होती है उनमें पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा की होनी चाहिए। ठीक है, और इसके वुड्स इसको क्या कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय मतलब शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसी को कहा जाती है? वुड्स डिप्रेस ठीक है सॉरी डिस्पैच को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन का हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? क्यों किया लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन? तो क्यों किया उन्होंने? भारत में शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन किया। शिक्षा सुधार के लिए भारत में हंटर आयोग का अध्ययन किया। इसके बाद डिटेल पढ़ते हैं कि लॉर्ड रिपन ने ना 3 फरवरी 1882 को लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में? सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया और विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। जो ये विलियम हंटर है ना वो वायसराय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। उन्होंने इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो पूछ ले कि हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मराठा को मैकियावली कहा जाता है? कि इनमें से जो मराठा है वो इसमें से मैकियावली मराठा किसे कहा जाता है? तो कौन सा मराठा है जिसे मैकियावली मराठा कहा जाता? तो वो कौन है? नाना फडणवीस। कौन है? नाना फडणवीस। कौन है? नाना फडणवीस। क्यों कहा जाता है जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। कि पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस ने मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। जो मराठा साम्राज्य जब विस्तार में था, जब उन्नति में था, तो ये क्या है कि नाना जो फडणवीस है ना मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ यानी जो नई नई नीतियों के ज्ञाता थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावली किसने ये जो उपाधि उनको किसने दी? यूरोपियों ने। यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकियावली यानी सुप्रसिद्ध इतावली कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावली पर आधारित नाम है कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। क्यों? इस समझ में आया आपको? क्योंकि उन्हें जब ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ रहा था तो उन्हें मराठा साम्राज्य को क्या कि एक सुरक्षित रखा, इसलिए नाना फडणवीस को मराठा मैकियावली कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जो महाद सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया और ये 20 मार्च 1927 को किया। कब किया? 20 मार्च 1927 को। और यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया। किसने किया? भीमराव अंबेडकर ने किया। कब? 22 मार्च 1927 को किया। कहां? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, इसने बॉम्बे को ना पुर्तगालियों से कब प्राप्त किया?
तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को 1668 में प्राप्त किया था। ठीक है, कब प्राप्त किया? 1668 में प्राप्त किया गया था। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई और बाद में अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। क्यों? ठीक है, बॉम्बे को अपना, सूरत की जगह बॉम्बे को ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मुख्यालय बनाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी, यानी इनका पूरा नाम देके जीवंत राम भगवान दास कृपलानी, यानी जेबी कृपलानी यानी जीवंत राम भगवान दास कृपलानी की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी ना एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। तो जेबी कृपलानी ना बहुत ही अच्छे नेक विचार के इंसान थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थायी संस्था कब बनाया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया था? तो भारतीय विभाग को कब बनाया, पुरातत्व विभाग को कब बनाया गया? सन 1906 में। सन 1906 में पुरातत्व विभाग को स्थायी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, स्थायी का दर्जा दे दिया गया। क्या इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना सन कब होती है? सन 1861 में किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। 1861 में किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। और वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था का बना दिया गया, मतलब स्थायी संस्था का दर्जा दे दिया गया। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है ये आपको, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? 1943 में। कब की? 1943 में की थी। ठीक है, कब? इसके बारे में हम पूरी डिटेल देखते हैं कि वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, ठीक है, कहां पर? सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। पूछ ले कि सरकार का नाम क्या था? तो सरकार का नाम था अर्जी हुकूमत ए हिंद। ठीक है, कब की? 1943 में। कहा? सिंगापुर में। इसी सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्र जापान ने, नाजी जर्मनी, इटली आदि सहयोगियों ने किया। इसी सरकार में सुभाष चंद्र बोस को ना प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री बनाया गया था। जो ये अर्जी हुकूमत ई हिंद सरकार है, इसमें सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री बनाया गया। ठीक है, और इसमें जो रास बिहारी बोस है उनको एक सलाहकार बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? जो ऐसा कौन सा समाजवादी नेता है जिसने जेल से भागकर ना भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया? तो वो कौन है? राम मनोहर लोहिया। जो कौन है? राम मनोहर लोहिया। जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया कौन है? राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। ठीक है, राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था और वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। ठीक है, वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक थे। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि स्वदेश बंधु की स्थापना किसने की थी? तो स्वदेश बंधु की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्ता ने। किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्ता ने स्वदेश बंधु की स्थापना की थी। तो ये अश्विनी कुमार दत्ता है, इन्होंने स्वदेश बंधु की समिति है ये, ठीक है, इसकी स्थापना की, स्वदेश बंधु समिति। ठीक है, इसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की और इसका उद्देश्य क्या है कि स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना। क्या इसका उद्देश्य है कि जो अपना स्वदेशी माल है इसका क्या है? वृद्धि करना, और जो विदेशी माल है इसका क्या करना? बहिष्कार करना।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। जानते जॉर्ज यूल के बारे में? जॉर्ज यूल है ना, एक क्या थे? स्कॉटिश व्यापारी थे। ठीक है, जॉर्ज यूल एक स्कॉटिश व्यापारी थे और वे कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष 1888 में बनते हैं। ठीक है, चौथे अध्यक्ष बनते हैं वैसे तो, लेकिन ये जो अंग्रेज के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले थे, यानी पहले गैर भारतीय पूछ ले कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूल थे, जो एक स्कॉटिश व्यापारी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछ ले कि ये कब कांग्रेस में स्थापित मतलब है शामिल होते हैं? तो 1890 में शामिल होते हैं और उन्हें वेलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय क्रांति का पिता कहा। किसने कहा? वेलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय क्रांति का पिता कहा। तिलक ने सबसे पहले स्वराज की मांग की। स्वराज की मांग करने वाले सबसे पहले कौन था? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी है ना, वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? वो किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में एक बार ही अध्यक्ष बने थे। गांधी जी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में बेलगांव अधिवेशन में बने। तो कब बनते हैं? 1924 में बनते हैं। डेट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी में बार बार डेट बहुत पूछ रहे हैं, डेट क्यों याद नहीं रहती। ठीक है, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी एक बारी अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने कहां दिया? जो ये नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने कहां दिया? तो कहां पे दिया था ये? कहां पे दिया? न्यायालय में। इन्होंने कोर्ट के अंदर ये नारा दिया था। क्यों दिया? आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक नरम दल के नेता थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक है ना, वो क्या थे? नरम दल के नेता थे और उन्होंने न्यायालय में न्यायाधीश के सामने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर रहूंगा। और इस वाक्य को कहने के बाद इनको 7 वर्षों के लिए मांडले जेल पहुंचा दिया गया। ये जो वाक्य उन्हें न्यायाधीश के सामने कहा था, तो इसको कहने के बाद इनको 7 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया, जिससे न्यायाधीश की खटक गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन 1919 में किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन 1919 में कहां पर हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कहां पे हुआ? दिल्ली में। कब होता है ये? नवंबर 1919 में। नवंबर 1919 में हिंदू और मुस्लिम का संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ। जो हिंदू और मुस्लिम का जो संयुक्त सम्मेलन है उसको क्या बोलते हैं? खिलाफत आंदोलन बोलते हैं। और ये सब 1919 में होता है। कहां पे? दिल्ली में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव दिया था, जिसका जिन्होंने विरोध किया था। जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करने का जो प्रस्ताव दिया था, उसका विरोध करने के लिए हुआ। दिसंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन का दूसरा सत्र बुलाया गया और फरवरी 1920 में बॉम्बे में खिलाफत आंदोलन का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो पहला सम्मेलन कहां पे होता है? दिल्ली में होता है 1919 में नवंबर में। ठीक है, दूसरा दिसंबर 1919 में होता है और तीसरा फरवरी 1920 में कहां पे होता है? बॉम्बे में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो झंडा सत्याग्रह के लिए नागपुर को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? आए जानते हैं डिटेल। तो 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में मनाने के बाद झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ था। कि 18 जून 1923 है ना, जो 18 जून 1923 है, इसको झंडा दिवस के रूप में मनाने लगे। ठीक है, तो के बाद ही झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ। इस सत्याग्रह का नारा नागपुर चलो।
था। इसका क्या नारा था कि नागपुर चलो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अपना, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से काम करता था। कि मतलब जो क्रांतिकारी एक संगठन था वो गुप्त रूप से कौन सा संगठन काम करता था, तो कौन सा था वो अनुशीलन समिति। कौन सा? अनुशीलन समिति। तो अब जानते हैं कि अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ, किसने किया। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में होती है और इसका किसने किया? प्रमथनाथ मित्रा ने बंगाल में किया। अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1902 में परमथनाथ मित्रा ने कहां पे किया था? बंगाल में किया था। यदि दोस्तों आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारा क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं। और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी। जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली मतलब कंपनी स्थापित की थी वो कहां पे की थी? सूरत में। कहां पे की थी? ये सूरत में। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सूरत में प्रेसिडेंसी की स्थापना की और इसके अतिरिक्त पूर्व में जावा में बंतम प्रेसिडेंसी थी, जहां पर कप्तान लंकास्टर की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है, की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया। कि जो मानवता है ना उसके लिए एक ही धर्म होगा, एक ही जाति और एक ईश्वर होगा, इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। किसने? श्री नारायण गुरु ने। क्यों दिया? क्योंकि श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति और एक शिष्य, एक ईश्वर का उपदेश दिया। उनके नास्तिक शिष्य सहद्रण अयप्पन ने इस सिद्धांत ने प्रेरित होकर न कोई ईश्वर, न जाति, न ही धर्म का सिद्धांत दिया था। मतलब जो नारायण गुरु है ना, उन्होंने एक धर्म, एक जाति और एक शिष्य, ईश्वर का उपदेश दिया, लेकिन इनका एक शिष्य था जो नास्तिक था, जिसका नाम था सहद्रण अयप्पन। ठीक है, सहद्रण अयप्पन ने इसी सिद्धांत से प्रेरित होकर न कोई ईश्वर, न जाति, न ही धर्म का सिद्धांत दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी। तो सन 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी? तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने। किसने की? अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने की थी। ठीक है, और ये कहां पे की जानते हैं डिटेल से। अमृतलाल विठल दास ठक्कर बापा भी कहते हैं। अमृतलाल विठल दास को ठक्कर बापा भी कहते हैं। ठक्कर बापा भी कहते हैं। वे प्रसिद्ध समाज सेवक थे। उन्होंने गुजरात के जनजातीय लोगों की सहायता के लिए काफी कार्य किया और 1922 में उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की। 1922 में उन्होंने भील मंडल सेवा की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 26वां क्वेश्चन आ चुका आज का अपना कि निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसने रचा था। तो 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसने रचा था। तो किसने रचा था? रास बिहारी बोस ने। दिल्ली षड्यंत्र 1912 में, और ये किसने रचा? रास बिहारी बोस ने रचा था। ठीक है, क्योंकि दिल्ली षड्यंत्र 1912 में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया। जो दिल्ली षड्यंत्र है इसमें जो भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया था। यह षड्यंत्र भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद रचा गया। जो भारत की राजधानी कोलकाता थी उसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया ना, उसके बाद ही रचा गया। 23 दिसंबर 1912 को बम विस्फोट के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया। सन 1912 में ना बम विस्फोट के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया, परंतु वह असफल हो गया क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग बाल बच गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था। तो गांधी जी ने जो पहला आंदोलन है ना वो जो पहला अनशन है वो किस आंदोलन के लिए किया गया था। वो अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए। ठीक है, पहला अनशन उन्होंने
अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए किया था, ठीक है, क्योंकि मार्च 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल में हड़ताल की गई। तो ये हड़ताल कब की गई? 1918 में। और 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया था। कब किया? 15 मार्च को। 15 मार्च को उन्होंने अपना अनशन शुरू कर दिया था, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आगे, बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया? तो बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? तो बंगाल के विभाजन को रद्द जो किया था वो था लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द किया, क्योंकि बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को की गई, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ। विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर को। घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को। उसमें लॉर्ड कर्जन भारत की क्या थे? वायसराय थे। पूछ ले कि बंगाल विभाजन के समय कौन मतलब जो वायसराय थे तो वो कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। ये जो सरोजिनी नायडू है ना, उनको भारत की बुलबुल कहा जाता है। वे एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस की दूसरी अध्यक्ष थी। जो कांग्रेस की जो पहले अध्यक्ष कौन है? वो है श्रीमती एनी बेसेंट, लेकिन वो क्या थी? बाहर की थी। लेकिन जबकि अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली अध्यक्ष बनने वाली महिला थी। और इसी के साथ आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। यदि आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया? कि 1613 में ना सूरत में कारखाना हम स्थापित करेंगे, इसके लिए जो जहांगीर है मुगल शासक था उसको किसने राजी किया था? तो किसने राजी किया? इसको किसने राज्य किया? कि पुर्तगालियों। किसने राज्य किया इसको? तो किसने? अंग्रेजों ने। किसने किया? अंग्रेजों ने। क्यों? अंग्रेजों के हाथों ना पुर्तगालियों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो अंग्रेजों ने जो पुर्तगालियों को हरा दिया, तो इससे क्या हो गया कि जो जहांगीर है वो इनसे क्या हो गया? प्रभावित हो गया। तो जानते हैं इसकी आगे डिटेल क्या है कि 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दे दी। कब दी? 1613 में। लेकिन 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में भारत में व्यापार करने के लिए 4 समुद्री जहाज भेजे। किसने भेजे? कैप्टन थॉमस ने 1612 में भारत में व्यापार करने के लिए 4 समुद्री जहाज भेजे। यह जहां समय की रक्षा करने में समर्थ थे। पुर्तगालियों को हराने के बाद जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित और उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी, ठीक है। तो क्या कि जो अंग्रेज है ना वो पुर्तगालियों को हरा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जहांगीर उनसे क्या हो जाता है? जहांगीर उनसे प्रभावित हो जाता है और उन अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की क्या दे दी? परमिशन दे दी, यानी आज्ञा दे दी। दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा एफर्ट? कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर उस बंदे तक पहुंचाएं जो कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकता। लेकिन वैसे भी लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, तो आप घर बैठे स्टडी का लुत्फ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।